पटना में हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी कर रही कोशिश, लालू को किया जा रहा है परेशान। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, लालू की बेटी मीसा भारती को ईडी का समन जारी, मंगलवार को ईडी के सामने पेश होंगी मीसा। पटना में आपदा विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 दिन में हो सकती है भारी बारिश, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिहार में प्रकृति का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 48 घंटों में 31 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा। कटिहार में गंगा नदी में डूबी नाव, बरारी प्रखंड के काढ़ाकोल घाट की घटना, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, नाव में सवार थे 20 लोग। सीवान के बिजली उप केंद्र में लगी भीषण आग, पैनल, सप्लाई केबल सहित तमाम उपकरण खाक, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, इलाके में विद्युत आपूर्ति ठप। रांची पहुंचे सीपीआई नेता वृंदा करात ने साधा पीएम पर निशाना, कहा धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे मोदी, लोगों से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की अपील। चतरा में न्यूज इंडिया की खबर का असर, एम्बुलेंस नहीं आने पर मृतक के शव को हाथों में पकड़कर ले जाने का मामला, अस्पताल प्रबंधक और उपाधीक्षक निलंबित। जमशेदपुर में भाजयुमो उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मौके से बाइक बरामद, पिस्तौल सटाकर जान से मारने की कोशिश। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में गूंजा बोल बम, जल अभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, कांवड़ यात्राओं का दौर शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन पूरे मामले पर नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लालू मामले पर नीतीश की खामोशी, कब तक खामोश रहेंगे नीतीश? लोक संवाद कार्यक्रम भी किया स्थगित, जीरो टॉलरेंस पर लगातार सवाल, भ्रष्टाचार पर नीतीश चुप क्यों? तेजस्वी तेज प्रताप पर कार्रवाई कब? लालू पर शिकंजा लगातार कस रहा है। इस बीच नीतीश स्वघोषित वनवास पर चले गए, लौटे तो तबीयत के बहाने लोक संवाद कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। जेडीयू के प्रवक्ताओं को भी सख्त हिदायत कि वो कुछ न बोलें। आखिर ऐसा क्यों? क्या लालू के कद के सामने नीतीश कुमार झुक गए? ये वही नीतीश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देकर मांझी, अवधेश, रामाधार और रामानंद का इस्तीफा मांग लिया था। तो तेजस्वी और तेज प्रताप पर नीतीश चुप्पी क्यों साध कर बैठे हैं? कहीं ये सत्ता के लिए कंप्रोमाइज तो नहीं? हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहा करते थे कि मैं भले ही मिट जाऊंगा लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करूंगा। आज ये मौका है, जिस तरह उन्होंने जीतन राम मांझी, आरपी सिंह, रामाधार को एफआईआर होने के बाद हटा दिया था, आज वो मामला आ गया है। वो तेजस्वी और तेज प्रताप को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर फिर अपने इतिहास को दोहराएं, अन्यथा सत्ता के लिए वो फिर ये नया कंप्रोमाइज करेंगे, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। देखिए, धर्म संकट तो नीतीश जी को ज्यादा है, क्योंकि नीतीश जी ने जिस प्रकार की अपनी छवि बनाने का काम किया, आपने जब एनडीए के साथ वो कार्यकाल में हमारे साथ थे, उसमें उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगता था, तुरंत वो इस्तीफा मांग लेते थे। जीतन राम मांझी जी हैं, अवधेश कुशवाहा हैं, फिर रामाधार सिंह हैं, कई लोग ऐसे थे और उन लोगों ने इस्तीफा दिया। रामानंद सिंह थे, जब वरी हो गए थे फिर सरकार में शामिल हो गए। धर्म संकट उनके सामने है कि जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको उप मुख्यमंत्री पर
मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो क्या निर्णय करते हैं? भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के निर्णय का इंतजार कर रही है, उसके बाद अपनी रणनीति हम तय करेंगे। मौजूदा हालात में पूरा विपक्ष और एनडीए के साथी एकजुट होकर नीतीश पर सवालिया निशान लगाए हुए हैं। चिराग पासवान को भी लगता है कि अब महागठबंधन टूटने के कगार पर है। आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, शायद आगे की रणनीति को तय करने के लिए, बट बहरहाल जो भी बैठकें करें, हकीकत यह है कि महागठबंधन अब कहीं ना कहीं टूट की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर नीतीश जी और उनके दल की दूरियां देखी हैं, भले वो नोटबंदी जैसा एक बड़ा नीतिगत मुद्दा हो या राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हो, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसलों में दोनों में दुनिया देख रही है और जिस तरीके से अभी नीतीश जी की खामोशी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है कि महागठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। बिहार की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा भी मानते हैं कि पूरा मामला नीतीश की जीरो टॉलरेंस की नीति और उनकी खामोशी के बीच फंसा है। अभी जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें अभी हर पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। खासकर नीतीश कुमार को आप लेंगे तो अभी उसकी तबीयत खराब थी, राजगीर में वो 2-3 दिन थे, उसके बाद यहाँ लौटे हैं। आज उनका लोक संवाद कार्यक्रम था, वो भी उन्होंने स्थगित किया, तबीयत खराब है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो जदयू को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल पूरे मामले पर आरजेडी की सांसें फूली हुई हैं। मौजूदा हालात पर बैठकर चर्चा की जाती है, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। सरकार के मंत्री ने हालांकि ये कहकर नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी कि किसी भी सूरत में तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीब, मजदूर, किसान का अगुआ पार्टी लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है राजद। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। बिहार की सियासत का ये नाजुक दौर है। नीतीश की खामोशी किसी समंदर की तहों में उफनती सुनामी जैसी है। लालू पर संकट से बड़ा नीतीश का धर्म संकट नजर आ रहा है। देखना होगा कि दोनों दिग्गज अपने अपने संकटों से कैसे निकलते हैं। पटना से रोहित, अमित और नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लालू प्रकरण को लेकर बिहार में सियासी उठापटक मची है। आरजेडी ने अहम बैठक बुलाई थी जिसमें कुछ खुलासा होने की उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। वहीं बीजेपी को भी नीतीश कुमार की चुप्पी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जेडीयू अब तक लगातार लालू के ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं अब तक, और उसके न बचाव कर रहा है न उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम किया है। जब केंद्रीय एजेंसियों ने काम किया है उसके खिलाफ, जब उसके ऊपर आरोप लगे हैं लालू यादव एंड फैमिली पर और सारे सबूतों के साथ, तो अब तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आ गए हैं। अब आरोपित हो गए हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अब खामोशी तोड़ना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुरूप, जो मुख्यमंत्री का स्वभाव है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और लगातार अपने सरकार में वो मुख्यमंत्री रहते, तमाम मंत्रियों का इस्तीफा, जिनके ऊपर भी आरोप लगे, जो दागी, अगर उनको थोड़ा भी लगा कि इनके ऊपर कोई दाग धब्बा है, तो उन्होंने उनका इस्तीफा लेने का काम किया है। एकदम कारगर ढंग से रैली को करना है और पटना को पाट देना है, ताकि यह देश में मैसेज जाए कि जनाधार लालू जी का भी कम नहीं। आप लोग हमेशा से ये आरोप लगा रहे हैं कि रैली को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी साजिश है, तो क्या लगता है इससे कमजोर होगा स्थिति, जो हालात हैं जिस तरह की बन रही है? उनके रोकने से रैली कमजोर नहीं होगी, रैली और मजबूती के साथ होगी। रुकते हैं अब बड़ी खबर का। कटिहार से उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा नदी में लोगों से भरी नाव डूब गई। नाव पर
20 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये लोग नदी पार दियारा से लौट रहे थे। हादसा बरारी प्रखंड के काढ़ाकोला घाट पर हुआ है। मामले की सूचना मिलने पर बीडीओ घटनास्थल पर पहुंच गए। रहा था घास लाद के, उसके बाद बगल सटते ही रेत मार के डुबा दिया। उस पर कितना आदमी था? उसमें 20 आदमी था। तुम भी था उसमें? हम भी थे। और महिला कितना थी? महिला 4 था। सब तैर के निकला? हाँ, सब तैर के निकला। एक बच्चा भी था। एक बच्चा भी था? हाँ। कितना उम्र था बच्चा का? बच्चा की उम्र 10 साल है। पटना के अधिवेशन भवन में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने विशेष मछुआरा दिवस 2017 समारोह सह सेमिनार कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मछुआरों को उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी गई। राजधानी पटना में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। पानी से पटना जलमग्न हो गया है। जल जमाव के हालात देखकर निगम के सुस्त रवैये की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें कि जल जमाव की समस्या को लेकर निगम करोड़ों खर्च कर चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ। राजधानी के कंकड़बाग, बस स्टैंड, भिकना पहाड़ी और किदवाई इलाके में जल जमाव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया के कला भवन में आरएलएसपी की आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिहार सरकार के सामने 25 सूत्रीय मांग रखी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर को गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। बिहार को बाहर लाने का काम करना है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में ओवरहॉलिंग का काम करना पड़ेगा, और इसलिए हम लोगों ने 25 सूत्री मांग बिहार सरकार के समक्ष रखी है। उन मांगों को बिहार की सरकार अविलंब पूरा करे या हम लोग चाहते हैं, और इसलिए 15 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में लोग आएँ। इस बात का निमंत्रण हम पूर्णिया भी लोगों को देने आए हैं, और राज्य भर के लोगों से मेरी अपील है कि लोग आएँ, अपना आक्रोश दिखाएं, शिक्षा को बचाएं। बताइए उनको, लेकिन चुप भी उनकी निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए शंका लाती है कि आखिर चुप क्यों है। नैतिकता की पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाते रहे हैं नीतीश कुमार जी, आज उनकी बोलती क्यों बंद है? उनको बताना चाहिए, नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। हम सिवान के विद्युत उपकेंद्र में अचानक भयंकर आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। विद्युत उपकेंद्र में 11,000 का इनकम पैनल में हैवी फॉल्ट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते विद्युत उपकेंद्र भवन सहित सभी उपकरण पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। कार्यालय कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से विद्युत केंद्र का पैनल, 11,000 का तार, ब्रेकर, सप्लाई केबल, इनकामर पैनल सहित कई उपकरण जलकर राख हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। आरा के चर्चित व्यवसायी और जमींदार स्वर्गीय राम खेलावन सिंह के बेटे कृष्णा सिंह की हत्या के मामले में कुख्यात आरोपी चांद मियां ने पुलिस के दबाव में आरा सिविल कोर्ट के एसीजीएम के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो कुख्यात चांद मियां ने बड़ी प्लानिंग के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं लग पाई। दरअसल 30 जून को चर्चित व्यवसायी कृष्ण सिंह को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में 10 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार शरीफ के बाबा मनीराम के अखाड़ा में 7 दिवसीय लंगोट अर्पण मेले का शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गाजे बाजे के साथ बिहार थाने से लंगोट जुलूस निकाला, जिसमें डीएम एसपी के अलावा जिले के सभी वरीय अधिकारी शामिल हुए और बाबा मनीराम की समाधि स्थल पर पहुंचकर लंगोट अर्पण की। इस मौके पर नालंदा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि बाबा से यही कामना करते हैं कि जिले में शांति और सौहार्द बना रहे। लंगोटा मेला एवं लंगोटा जुलूस का शुरुआत हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग मनाना शुरू किए हैं। जैसे चिरागा मेला और चिरागा जुलूस बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, अच्छे तरीके से मनाया गया। मुझे अपेक्षा है कि लंगोटा मेला और जुलूस भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। इसमें जिला का विकास और शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं।
गंगा जमनी तहजीब रही है, उसी के पालन में आज हम लोग चरागा मेला के बाद आज मनीराम बाबा के लंगोटा जुलूस में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हम सभी लोगों ने लंगोटा अर्पण किया है और तमाम जिलेवासियों की सुख शांति की कामना की है कि जिले में विधि व्यवस्था कायम रहे, सभी लोगों का विकास हो सके, सभी तरह की सुविधाएँ मिल सकें। बाबा मनीराम से यही हम लोग करते हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहे सभी के लिए। सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन मुद्दे पर विपक्ष का विरोध अभी थमा भी नहीं है कि बीजेपी सांसद ने इस मामले पर राज्यपाल की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन मुद्दे को लेकर पिछले 7 महीनों से झारखंड की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस मसले पर विपक्ष की जीत तब हुई जब राज्यपाल ने बिल की फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। इधर सरकार ने इस पर मंथन शुरू किया ही था कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज्यपाल की कार्यशैली पर ही टिप्पणी कर दी। हम चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के पास ही रहे, उसको कोई खरीदे बेचे नहीं। लेकिन रसेल साहब ने जो दूसरी बात की कि जो गैर आदिवासी और गैर आदिवासियों की संख्या इस झारखंड में 74% के आसपास है। 26% आज की डेट में आदिवासी है और 74% जो है वो गैर आदिवासी। और उन्होंने 1934-35 में कहा कि गैर आदिवासियों को जमीन खरीदने बेचने का अधिकार देना चाहिए। तो माननीय गवर्नर महोदया, यदि मान लीजिए कि उनसे आदिवासी संगठन मिल रहे थे और कोई मिल रहे थे, आदिवासी नेतृत्व मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में भी सबसे ज्यादा आदिवासी नेतृत्व हमारे पास है, सबसे ज्यादा एमपी हमारे पास है, सबसे ज्यादा एमएलए हमारे पास है, हमसे ज्यादा आदिवासियों का नेतृत्व किसी के पास नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के किस आदिवासी नेताओं से मिले? दरअसल विपक्ष और आदिवासी संगठनों के विरोध के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल पर ऐतराज जताते हुए राज्य सरकार को ये बिल वापस लौटा दिया था। बिल वापसी के मुद्दे पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज्यपाल पर विवादित टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, विपक्ष को मुद्दा मिल गया और उन्होंने बीजेपी सांसद पर संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाकर बीजेपी से निशिकांत पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। जो सांसद हैं श्री निशिकांत दुबे जी, उन्होंने राज्यपाल महोदया की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं जो कि कहीं से भी मर्यादित नहीं है। वो सांसद हैं, राज्यपाल के विरुद्ध उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी करना, राष्ट्रीय जनता दल इसकी भर्त्सना करती है और भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहती है कि आपके जो सांसद हैं उनकी बड़बोलापन पर जो है सो रोक लगाएं। राज्यपाल का पद संविधान का है और संविधान और कानून का पालन यदि सरकार नहीं करती है तो बिल को लौटाने का संपूर्ण अधिकार राज्यपाल को है। ये हेडमास्टर है, हमारे राज्य क्या क्या हेडमास्टर है। ये तो समझ में आ रहा था कि ये आदिवासी विरोधी है, ये मूलवासी विरोधी है, लेकिन महामहिम के कार्य में इंटरफेयर इन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ ये झारखंडी नहीं है, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी पर इनको कोई रहम नहीं है। ये 3.5 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं निशिकांत दुबे जी को सलाह दूंगा कि आप हेडमास्टर नहीं हैं इस राज्य के, आपको यहाँ की जनता खदेड़ेगी। आपका जो बयान आया है यहाँ की जनता के साथ अपमानित करने वाला बयान है। बहरहाल सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल को राजभवन से वापसी के बाद रघुवर सरकार बैकफुट पर आ गई है। वहीं अब पार्टी के एक जिम्मेदार नेता के राज्यपाल पर टिप्पणी के बाद पार्टी की जम के किरकिरी हो रही है। ऐसे में बहुमत की रघुवर सरकार के सामने पार्टी की छवि बचाए रखने की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सीपीआई के वृंदा करात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी एक तरफ विदेश जाकर वहां के नेताओं को गले लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरएसएस के सहयोग से देश में अपने ही लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। वहीं जनता को एकजुट होकर मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत बताया।
देश के नेता बाहर जाकर जरूर गला लगते हैं सब नेताओं के साथ और देश की जनता को उल्टा वो लात दिखाते हैं। हकीकत ये है, क्योंकि आज अगर पूछा जाए कि 3 साल की मोदी सरकार के बाद किसका फायदा हुआ, कौन से वर्ग या कौन से समाज का कौन सा हिस्सा का फायदा हुआ, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट जगत के अलावा समाज की किसी भी हिस्सा का फायदा नहीं हुआ। रांची में आसू के छात्रों ने कई मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। आसू ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं छात्रों ने मांग न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अनुबंध पे भी अगर ये लोग रखने की बात कर रहे हैं तो बार बार उस डेट को बढ़ाया जा रहा है और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में टीचर की कमी को देखते हुए जो छात्र छात्राएं हैं त्राहिमाम कर रही हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए और बिना शिक्षक की बहाली के सीबीएस सिस्टम को लागू ना किया जाए, जिससे छात्रों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ में स्पोर्ट्स के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी ब्लू, छात्राओं के लिए वुमेन्स सेल, एंटी रैगिंग सेल को सक्रिय करने की मांग को सरायकेला पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया जाता है खरसेवा के कुचाई थाना के साकोडी मेला से अपहृत 2 मेला व्यवसायियों की हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार अपराधी का नाम साहिब शामत है। पुलिस ने 6 लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें से 5 अपराधी फरार हैं। पुलिस ने अपराधियों के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं एसपी ने कहा है कि अनुसंधान से जुड़े पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। वादी के अनुसार पूरा अंधेरा था, इसलिए वादी के बात और नंबर पर टोटल विश्वास नहीं किया जा सकता, पर वादी के अनुसार 7 थे। अभी तक 6 अभियुक्तों का पता चल गया है, गिरफ्तारी और 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 14वें वित्त आयोग से बनने वाले 5 बड़े और प्रमुख योजनाओं के टेंडर का निस्तारण नहीं होने से योजनाएं ठप पड़ी हैं। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 14वें वित्त आयोग के द्वारा करोड़ों रुपए की लगातार लागत से 5 प्रमुख और बड़ी योजनाओं के तहत कार्य होना था, लेकिन इन सभी योजनाओं के टेंडर का निस्तारण नहीं होने के कारण अब तक योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। 5 सड़कों के लिए निविदा निकाली गई थी। 13 जून को निविदा खोलने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब तक निविदा का निस्तार नहीं हो पाया है। इस कारण से 5 जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उसका काम आरंभ नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ सरकार द्वारा कुछ और सड़कों की मांग की गई थी 14 फाइनेंस से, तो नगर विकास विभाग को नगर निगम द्वारा 7 अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की सूची प्राकलन के साथ भेजी गई थी, ताकि उसका प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से मिल सके। गिरिडीह समाहरणालय के सभागार में 20 सूत्रीय समिति की अहम बैठक ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा कर लेने का टास्क दिया गया। बैठक में डोभा निर्माण का मुद्दा छाया रहा। बरसात में डोभा निर्माण, उसकी गुणवत्ता और टाइम फ्रेम में दुरुस्त करने का फरमान सुनाया गया। लातेहार के बहुउद्देशीय भवन में एक दिवसीय अनुसूचित जनजाति बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हिंदू विरोधी धार्मिक संगठनों और बीजेपी विरोधी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि CNT SPT एक्ट के बारे में आदिवासियों को भड़काया गया है। आदिवासी बोलकर उन्हें गंदी गलियों में रहने के लिए मजबूर किया गया है और भड़काने वाले खुद महलों में आराम से रहते हैं। झरिया में दामोदर नदी में नहाने के दौरान 15 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई। धनसार बस्ती के लोग सावन के पहले सोमवार को दामोदर नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान 15 वर्षीय राहुल भी अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। इस बीच तेज बहाव में राहुल बह गया। राहुल को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना पर पहुंची सुदामडीह पुलिस की कई घंटों की मशक्कत के बाद शव तलाशा गया। इस बीच आक्रोशित लोगों ने बिरसा पुल पर जाम भी लगाया, जिससे पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया। माता पिता से बिछुड़ कर अलग स्नान कर रहे थे कि वहाँ पर नहा के हम लोग जो है जल उठाएंगे।
इसी क्रम में डूबने लगे तो 3 लड़के तो तैर कर निकल गए। बाकी एक राहुल कुमार दास जो था उसका कोई अता पता जब नहीं चला तो थाने को सूचना किए। तो इस सूचना पर मैं तत्क्षण अपने दल बल के साथ आया और मछुआरे और अपने बल के साथ पूरा नदी को लगभग 2 किलोमीटर छाना, लेकिन उस समय मिला नहीं। फिर बाद में भोजूडी थाना अंतर्गत एक ग्राम है, वही किनारे में छड़ा हुआ पाया गया 100 को, जहाँ से डिडक्ट किया गया। लोहरदगा में नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर एसपी ऑफिस में मीटिंग हुई। बैठक में नकुल और मदन यादव के सरेंडर के बाद बचे हुए नक्सलियों पर लगाम लगाने और सर्च ऑपरेशन को लेकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। साथ ही नकुल और मदन यादव के सरेंडर में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ लोगों को डीजीपी के स्तर से और कुछ को एसपी के स्तर से सम्मानित किया गया। एसपी कार्तिक एस ने बताया है कि पिछले 6 महीने के अंदर विभिन्न 79 केसेस में 140 लोगों को सजा सुनाई गई है। इस बैठक में जो है हम लोग पिछले विगत 3 महीने में जितने लोग अच्छा काम किए हैं उसमें बहुत लोगों को सम्मानित किए हैं। मुख्य तौर पर नकुल और मदन यादव जो बहुत इम्पोर्टेंट नक्सल्स थे, उनका सरेंडर का प्रक्रिया में जितने लोग मेहनत कराए थे उन सभी को हम लोग कराए सम्मानित किया गया है। कुछ लोगों को डीजी के स्तर से किया गया और कुछ लोगों को हम लोगों के स्तर से किया गया था। और इनके अलावा रिसेंटली जो है 1 किलो का अफीम पकड़ा गया, तो उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व था उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।